नेक्स्ट हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे। अरेंजमेंट में स्क्वायर अरेंजमेंट और हेक्सागोनल अरेंजमेंट ये 2 डायमेंशन में आता है, ठीक है। तो स्क्वायर अरेंजमेंट इस तरह से अरेंज रहता है। ये सामने सामने ऐसे करके रहेगा ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर अरेंजमेंट। इस तरह से अगर कोई पार्टिकल्स को रख दोगे तो कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा, स्क्वायर अरेंजमेंट। कहीं पे भी बना दोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को बोलते हैं एज लेंथ, ए, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को रेडियस। तो यही बताया हुआ है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इज इक्वल टू 2r। तो ये दिमाग में रखना है कि स्क्वायर अरेंजमेंट में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होता है, तो ए इज इक्वल टू 2r होता है। इसमें ए को क्या बोलते हैं, एज लेंथ, और आर को रेडियस बोलते हैं। ए को एज लेंथ बोलते हैं और आर को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर पूछेंगे, स्क्वायर अरेंजमेंट में तो क्या बोलोगे, ए इक्वल टू 2r। दूसरा पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि मतलब अगर कहीं पे तुम इस तरह से अरेंज करते हो, कोई भी पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करते हो, तो कितना स्पेस, उसका कितना एफिशिएंसी होगा, उसका स्पेस कितना कवर करेगा, है ना, उसी को पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर एक मिठाई का डब्बा है ना, उसमें लड्डू भर रहे हैं, डब्बा जो होता है उसमें लड्डू भर रहे हैं। अब भर रहे हैं तो पूरा स्पेस तो कवर नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसमें भी लड्डू खोस देता है तोड़ ताड़ के, ऐसा तो नहीं। वो अच्छे से रखता है ना। तो कुछ स्पेस खाली भी रहता है, उसको एम्प्टी स्पेस बोलते हैं या वैकेंट स्पेस बोलते हैं। और जो स्पेस कवर किया लड्डू के द्वारा उस डब्बा में, उसी को क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यही इसका डिफिनीशन है, द एरिया ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। यूनिट सेल का जो एरिया कवर करे स्फीयर के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट का पैकिंग एफिशिएंसी 78.5% होता है। तो स्क्वायर अरेंजमेंट में क्या क्या ऐड करोगे, एक तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2r, और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट 78.5%। अगर सीधे सीधे पैकिंग एफिशिएंसी पूछ दे, है ना, तो डिवाइडेड बाई 100 ये परसेंटेज में ना है, तो सीधे पैकिंग एफिशिएंसी पूछ दे अगर, तो डिवाइडेड बाई 100, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.785। अगर 0.78 भी रहे तभी भी टिक कर देना है। ये जैसे 78.5% लिखे हैं, कोई ऑप्शन में अगर 78% लिखा रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, टिक कर देंगे। ये नहीं कि पूरा 78.5 पे खोजने लगेंगे, अप्रोक्स में भी दिया रहता है ना। अच्छा, दूसरा बात ये कि पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट, चारों ऑप्शन रहे तो 78.5% या 78% जो दिया रहे टिक कर दो, ठीक। लेकिन वही अगर एम्प्टी स्पेस परसेंट पूछे तो 100 - 70, बहुत बार एम्प्टी स्पेस परसेंट भी पूछता है, या वैकेंट स्पेस परसेंट पूछता है, तो 100 - 78% करके जो ऑप्शन आए उसको टिक करना है। समझ में आया। उसी तरह हेक्सागोनल अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट इस तरह का होता है, देखो। ये बीच में डाल दिया जाता है। इसमें क्या होता था, सामने सामने डाला जाता था, इसमें देखो ऐसे बीच में। ये ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो गया। हेक्सागोनल, इसमें हेक्सागन बन जाएगा, देख रहे हो, इसमें हेक्सागन बन जाएगा, ठीक। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बनेगा। ये हेक्सागन, ये जो दूरी है इसको ए बोलेंगे, और ये आर, ये भी आर, तो इसलिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r। तो हेक्सागोनल एलिमेंट में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2r। पैकिंग एफिशिएंसी 91%। जाहिर सी बात है, इसमें देख रहे होगे जगह कम, बीच में खाली बच रहा होगा, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 91%, एम्प्टी स्पेस इसमें बहुत कम रहेगा, 9% ही रहेगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट में स्क्वायर अरेंजमेंट और हेक्सागोनल अरेंजमेंट दोनों 2 डायमेंशन का है, दोनों में दो दो पॉइंट दिमाग में रखना है। स्क्वायर अरेंजमेंट का रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2r, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट 78.5%। हेक्सागोनल अरेंजमेंट का
रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2 आर, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट 91%। अगर एम्प्टी स्पेस परसेंट पूछता है या वैकेंट स्पेस, तो 100 में से ये माइनस करके टिक कर देंगे। अगर सीधे पैकिंग एफिशिएंसी अगर ऑप्शन में परसेंट में नहीं दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो याद किए रहेंगे इसको डिवाइडेड बाई 100 करके ऑप्शन टिक कर लेंगे। दूसरा नंबर बात, जब ये कॉपी में लिखोगे तो फिगर भी उतारोगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इस पे नहीं करोगे। ये बस कंसेप्ट के लिए बताया गया है कि हाँ इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो स्क्वायर अरेंजमेंट, इस तरह का होता है तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट। वो तुमको डिफाइन करने के लिए नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका काम आता है ना। तो वो सिंपली याद रखेंगे ना, ये वाला रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट तो हो जाएगा। ये नहीं कि तुमको डिफाइन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तुमको बनाना भी होगा। तो ठीक है ना, एक बार बस अपना कॉपी में, जो कॉपी में लिखेंगे उस कॉपी में लिख लेंगे इसको, और फिर बार बार फिगर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ, रिलेशन बिटवीन एंड और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट अच्छे से दिमाग में करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया, हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो गया, ये 2 डायमेंशन में हो गया। अब 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में 4 चीज तुमको दिमाग में रख लेना है, एस सी, एफ सी सी, बी सी सी, एच सी पी। फिर से एक बार, एस सी, एफ सी सी, बी सी सी, एच सी पी। एस सी मतलब सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, एफ सी सी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, इसी को सी सी पी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तीसरा बी सी सी बोल रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, और एच सी पी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यही चारों जो है ना 3 डायमेंशन में आ जाएगा। तो अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में बांट के देख रहे हैं, एक तो स्क्वायर अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में, और दूसरा 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में 2 गो आ रहा है, एगो स्क्वायर अरेंजमेंट और दूसरा हेक्सागोनल अरेंजमेंट, और 3 डायमेंशन में 4 गो आ रहा है। कौन कौन? एस सी, एफ सी सी, बी सी सी, एच सी पी। ठीक, एस सी को क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। एफ सी सी को फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, इसी का दूसरा नाम है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तीसरा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये चारों का 4 4 पॉइंट हम लोग को दिमाग में करना है। ठीक है, पहले थोड़ा यहाँ पे अरेंजमेंट देख लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक में किस तरह का होता है। देखो ध्यान से, ये स्क्वायर अरेंजमेंट है ना, ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, और इसी के ऊपर में जैसे देखो 4 लड्डू रख दो, इधर में 4 लड्डू रख दो, ठीक, तो 8 हो गया। ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, एकदम सामने सामने रखे हैं, तो इसी के ऊपर में 8 लड्डू रख दो, तो जो अरेंजमेंट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यही देखो, ये स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया ना, और इसी के, ये देखो, तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। इसमें सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट प्रीमिटिव यूनिट सेल का देखे होगे ना, कि प्रीमिटिव यूनिट सेल में, प्रीमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, है ना। क्यूबिक सिस्टम में 3 तरह का लैटिस बना होगा, एस सी, एफ सी सी, बी सी सी। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, ये 3 पार्ट आ गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, उस कारण से उधर आया, है ना। तो ये देखो क्यूब बना रहे हैं, ठीक, तो ध्यान से देखना, ऐसे बनाते समय हेल्प मिलेगा, नहीं तो दिक्कत होगा फिर। एक क्यूब बन गया, तो यही सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट हो गया। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में कितना बात, एस सी, एफ सी सी, बी सी सी, एस सी पी, सबका 4 4 पॉइंट दिमाग में रखना है। तो पहला यही रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2 आर, जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को ए बोलेंगे ना, एज लेंथ बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को आर बोलेंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? अब ए इक्वल टू 2 आर बोल लिए, बोलते क्या है पता नहीं है, तो पता होना चाहिए। ए को एज लेंथ बोलते हैं और आर को रेडियस बोलते हैं। रैंक ऑफ क्रिस्टल, रैंक ऑफ क्रिस्टल को जेड से डिनोट करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आता है, उसीलिए डायरेक्टली लिखे हैं। तो रैंक ऑफ क्रिस्टल को जेड से डिनोट करते हैं। कितना होता है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट का? 1 होता है। कैसे ही निकालते हैं? तो सिंपल क्यूबिक में तुम लोग जानते हो, सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे होता है कि नहीं? तो 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पे है, तो 8 इंटू एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8। तो 8 से 8 करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सीधे याद रखना है, रैंक ऑफ क्रिस्टल वो निकालने नहीं बोलता है, सीधे बोल देता है रैंक ऑफ क्रिस्टल ऑफ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, टिक कर दोगे 1।
पैकिंग एफिशिएंसी अगर पूछेगा तो कितना बोल दोगे, 52% बोल दोगे। इसका भी फॉर्मूला होता है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्ट टिक करेंगे। फॉर्मूला होता है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, है ना। तो कोई भी काम उसका बिल्कुल भी काम नहीं है, उसको इग्नोर मारो। सिर्फ वैल्यू याद कर लेना है कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में अगर अरेंज करोगे तो 52% एफिशिएंसी होगा उसका पैकिंग का। अब बाकी 48% जगह खाली रहेगा। तो अगर एम्प्टी स्पेस परसेंट इसका बोलेगा तो 100 माइनस 52, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सीधा सीधा ये दिमाग में रखो, नियरेस्ट नेबर मतलब अड़ोसी पड़ोसी। तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट करोगे तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो सिंपल क्यूबिक में 4 पॉइंट, पहला रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2r, ऐसा ही दिमाग में बैठाएंगे। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2r। दूसरा रैंक ऑफ क्रिस्टल जिसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड कितना होता है, एससी का 1 होता है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट 52%। और लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो ये याद रखना है, ये एससी का हो गया। अब एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, इसी को क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी भी बोलते हैं। इसमें पार्टिकल्स कहाँ रहता है, तो 8 कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर्ड पढ़े हो ना, पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे रहता है और 6 फेस सेंटर पे रहता है। तो देखो पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे रख रहे हैं और 6 फेस सेंटर पे नहीं, यहाँ पे हम लोग को रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकालना है। तो एक फेस सेंटर पे, ऊपर वाला जो फेस है ना, इसका सेंटर पे रख दिए और ये कनेक्ट कर दिए ऐसे करके, ठीक है। ये हाँ एक्चुअली लेकिन 6 फेस सेंटर पे होता है पार्टिकल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग को रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकालना है, तो इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। अब देखो तुम क्या देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ठीक, ये जो लाइन है डायगोनल है ऊपर स्क्वायर का, क्यूब में ऊपर फेस मतलब स्क्वायर होगा। तो ऊपर जो पॉइंट है इसमें देखो बीच वाला पूरा पूरा है, ठीक। और नीचे वाला देखो आधा पार्ट अंदर है, आधा पार्ट बाहर की तरफ है। इसमें भी आधा पार्ट अंदर की तरफ है लाइन पे, मतलब डायगोनल पे, आधा पार्ट बाहर की तरफ है। तो ऐसा करके कुछ बन जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है तुम लोग जानते होगे, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है ना, वो अंडर रूट 2a होता है, ठीक है ना। और ये आर 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 आर, तो क्या हो गया, 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का अगर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर पूछेगा तो क्या बोल दोगे, 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a। आर क्या होता है, रेडियस, ए क्या होता है, एज लेंथ, ठीक है। रैंक ऑफ क्रिस्टल जेड पूछेगा तो क्या बोलोगे, 4। इक्वेशन निकाला गया। तो फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होता है, 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेस सेंटर पे था। 8 कॉर्नर्स पे था 8 इंटू, एक कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया, 1 हो गया। प्लस 6 फेस सेंटर पे था 6 इंटू, एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, तो 6 इंटू 1/2 कितना हो गया, 3। तो 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, सीधे तुम दिमाग में रख लो एफसीसी का रैंक ऑफ क्रिस्टल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट 74%। अगर एम्प्टी स्पेस परसेंट पूछेगा तो 100 माइनस 74 कर दो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। नियरेस्ट नेबर जो अड़ोसी पड़ोसी इसका होता है, एफसीसी के केस में कितना होता है, 12। ये दिमाग में रखना रखना होता है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है ये। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। इसके बारे में तुम क्या जानते हो कि पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे रहता है और एक बॉडी सेंटर पे रहता है। तो देखते हैं 8 कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स पे हो गया, एक बॉडी सेंटर पे हो गया, है ना। ये बॉडी सेंटर हो गया, इससे ऐसे ये पूरा क्यूब का डायगोनल हो गया ना, एक बॉडी सेंटर पे हो गया। पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे, एक बॉडी सेंटर पे। इसको बाहर निकालो। इसको जब बाहर निकालोगे तो ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। ये बीच वाला जो है ये तो पूरा पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। नीचे वाला आधा पार्ट इसमें है और आधा पार्ट नीचे है। इसमें भी आधा पार्ट अंदर, आधा पार्ट बाहर है, देख लो, ठीक है। ये जो क्यूब का डायगोनल होता है, जैसे पिछला वाला में क्या था, फेस था, तो वो स्क्वायर आ गया था, तो इसलिए उसका डायगोनल अंडर रूट 2 है। लेकिन जो क्यूब का डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। रेडियस आर 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 आर, तो क्या पता चला, 4r इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 3a। तो बीसीसी में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या बोल दोगे, 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a। रैंक ऑफ क्रिस्टल 2, कैसे,
इसमें पार्टिकल्स आठों कॉर्नर्स पे होता है, एक बॉडी सेंटर पे होता है, आठों कॉर्नर्स पे, तो 8 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 है ना, तो 8 × 1/8 1 हो गया, प्लस एक बॉडी सेंटर पे है तो एक इंटू कंट्रीब्यूशन भी 1, तो उससे भी 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। याद रखना है बीसीसी का रैंक ऑफ क्रिस्टल 2, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट 68%, बाकी एम्प्टी स्पेस रहेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। ये बीसीसी का हो गया। नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही दो हेक्सागन बना दिए और क्लोज पैकिंग करना है, तो छो कॉर्नर्स का इसका छो कॉर्नर से मिलाना होगा, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। तो देखो ठीक है, ये देखो ये नीचे वाला ये ऐसे एक्चुअली रहेगा ना 3 डायमेंशन में, ये वाला ऐसे रहेगा, तो ये किससे मिलेगा, इससे, है ना, ये वाला इससे मिलेगा। उसी तरह ये थोड़ा ध्यान से देखोगे, नहीं तो बनाते समय फिर दिक्कत होगा, ये वाला इससे। ठीक, अब इसमें ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है, उसी तरह इधर में होगा, ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है। और बीच में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बीच में भी इस तरह से रहेगा, पार्टिकल्स बीच में भी ऐसे करके रहता है। तो ये छो कॉर्नर्स पे, ऊपर वाला छो कॉर्नर्स पे रहेगा, ई बॉडी सेंटर पे, ई बॉडी सेंटर पे, और क्लोज पैकिंग रहेगा, तो बीच में भी इस तरह से रहता है। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकालोगे, तो ये देखो एक पार्टिकल्स इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए, और जब पार्टिकल्स रखोगे तो इसका आर, इसका भी आर, तो ए इक्वल टू 2r ही आएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2r। रैंक ऑफ क्रिस्टल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जेड निकालोगे तो 12 को कॉर्नर्स पे, 6 कॉर्नर्स पे यहाँ, 6 कॉर्नर्स पे यहाँ, तब 12 कॉर्नर्स पे है, तब 12 इंटू कंट्रीब्यूशन 1/6। अरे भाई क्यूब में रहता है तब ना कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, अगर यहाँ हेक्सागन में है तो कंट्रीब्यूशन 1/6 हो जाएगा, प्लस, है ना, ये 6 गो कॉर्नर्स पे, 3 गो बॉडी सेंटर पे, एगो नीचे वाले हेक्सागन का बॉडी सेंटर पे, एगो ऊपर वाले का, एगो पूरे का बॉडी सेंटर पे, तो 3 बॉडी सेंटर पे, तो 3 इंटू बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, और 2 गो फेस सेंटर पे है, तो 2 इंटू कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया 5, ये कितना हो गया 1, तो इसी से 6 आया, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। सीधे सीधे दिमाग में रख लेना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रैंक ऑफ क्रिस्टल कितना होता है 6 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट 74% हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। ये हो गया। तो 2 डायमेंशन में दो गो आया, स्क्वायर अरेंजमेंट और हेक्सागोनल अरेंजमेंट, उसमें दो गो पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो दोनों का ए इक्वल टू 2r, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट स्क्वायर अरेंजमेंट का 78.5% और हेक्सागोनल अरेंजमेंट का 91%। ये फ्रेम कर लेंगे दिमाग में अच्छे से। उसके बाद 3D में 4 गो आया, SC FCC, ऐसे ही करके, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प देगा, है ना, सब्जेक्टिव भी बनवाएगा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा हेल्प देगा। तो इस तरह से ही फ्रेम करेंगे, फिगर पे बहुत ज़्यादा नहीं, अभी उतारेंगे तो एक बार बना लेंगे, बाद में फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में रखेंगे जैसे अभी हम बता रहे हैं, है ना। तो 3D में SC FCC BCC HCP, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो चारों का सोच लो, SC का A इक्वल टू 2r, FCC का 4r इक्वल टू √2a, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ऐसे सोच लोगे तो। 4 पॉइंट सोचना है ना चारों का, तो पहला पॉइंट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, चारों का सोच लेंगे। SC का A इक्वल टू 2r, FCC का 4r इक्वल टू √2a, BCC का 4r इक्वल टू √3a, और HCP का A इक्वल टू 2r। तो ये रिलेशन बिटवीन ए एंड आर हो गया। उसके बाद रैंक ऑफ क्रिस्टल जेड, जेड 1 4 2 6, 1 4 2 6, SC का 1 हो गया, FCC का 4 हो गया, BCC का 2 हो गया, और SCP का 6 हो गया। इस तरह से मंथन जब करोगे ना तो चारों को एक साथ लोगे। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट, SC का 52%, इसका FCC का 74%, BCC का 68%, SCP का 74%, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर
6 12 8, एससी का 6, एफसीसी का 12, बीसीसी का 8, और फिर इसका एससीपी का 6। ये चारों पॉइंट जो है ना सीक्वेंस में बैठा लेंगे चारों का। तो पहले इसको ना दो पार्ट में बांट के, एक तो टू डायमेंशन में स्क्वायर और हेक्सागोनल रहता था, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, पैकिंग एफिशिएंसी दोनों का। और फिर थ्री डायमेंशन में चार को आ गया, तो चारों का क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो चारों का सोचेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट, रैंक ऑफ क्रिस्टल, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे करके तो खूब अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। चाहे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे या सब्जेक्टिव के फॉर्म में बना देंगे खूब आराम से। सब्जेक्टिव के फॉर्म में बस इसी पे खाली पूछता है कि रेडियस दे देगा, एज लेंथ पूछ देगा, तो तुम याद रखोगे आराम से, उसका फार्मूला लगाओगे बना दोगे। ये सब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछता है, ठीक है। चलिए आगे। इसमें ना एक बात दिमाग में रखोगे कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जेड के बराबर होता है और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2z के बराबर होता है। ये वॉइड क्या होता है, वॉइड मतलब जो बीच में स्पेस खाली बच जाता है ना, उसी को वॉइड बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखोगे। जेड मतलब रैंक ऑफ क्रिस्टल है ना। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा जेड के बराबर होता है और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2z के बराबर होता है, ठीक है। ये अभी पॉज करके थोड़ा एक बार सोच लोगे। बोलेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या था, क्या बोलोगे, जेड। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या, 2z। जेड क्या होता है, रैंक ऑफ क्रिस्टल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पोलोनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये बोले रहता है कि कौन सा अरेंजमेंट में है, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोलोनियम इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 336 पिकोमीटर। एज लेंथ मतलब ए दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है 336 पिकोमीटर, ये दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, ठीक। तो एज लेंथ दिया हुआ है, आर पूछ रहा है, और कौन सा अरेंजमेंट है, सिंपल क्यूबिक, एससी। एससी के लिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या याद किए थे, ए इक्वल टू 2r, ठीक। अब ए के जगह पे रख दो 336, ये दिया हुआ है वैल्यू, 2 इंटू आर निकालना है, आर को अकेले करो, 336 बाई 2, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 168। चूंकि ये पिको मीटर में दिया हुआ था एज लेंथ, तो ये भी पिको मीटर में आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग अपने से बना लोगे अभी, अच्छा रहेगा। ये कॉपर एटम क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इफ रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 128 पिकोमीटर। पॉज करके पहले बना लो, उसके बाद देखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसमें ना एज लेंथ ऑफ यूनिट, रेडियस ऑफ कॉपर एटम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 128 पिकोमीटर, और एज लेंथ पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। और कौन सा अरेंजमेंट है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी के लिए हम लोग क्या याद करेंगे, 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a, है ना। बीसीसी के लिए ना होता है 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a, एफसीसी के लिए 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a, ठीक है। अब 4 इंटू आर के जगह पे, रेडियस के जगह पे 128 रख दिए, अंडर रूट 2a को अकेले करोगे तो 4 इंटू 128 बाई रूट टू से ऊपर काटोगे तो 2√2 आ जाएगा ना। तो 2√2 का वैल्यू 1.414 इंटू 128 में 2 से करोगे तो 256 आ जाएगा। 256 इंटू 1.414 में 256 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 6 4 जार 24, 2 6 1 जार 6 2 8, 6 4 जार 24, 2 6 1 जार 6 2 8, 5 4 जार 22, 5 4 जार 5 2 7, फिर वही बात हो जाएगा ना। फिर 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, फिर ठीक है जोड़ेंगे तो 4 8 12 7 19 9 11 9 16, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 डिजिट पीछे डिसिमल, ये 361.984, जिसको अप्रोक्स में आराम से 362 बोल सकते हैं। तुम चाहो तो 361.984 भी लिख सकते हो और 362 भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या बोलेंगे, पिको मीटर। ये आंसर हो गया। तो तुम जब भी दिया रहे ना, ऐसे आराम से जो दिया रहे ना वो लिख दो, ठीक। और उसके बाद अरेंजमेंट देखो कौन सा अरेंजमेंट है, सबका तुम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर याद किए हुए रहोगे, बस उसका डालो फॉर्मूला और उस पर पुट करके निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखोगे, ये बनाओगे नहीं, इधर देख ही लोगे, अच्छा रहेगा।
अभी एक बात दिखाए थे नोट में, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू जेड और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2z, तो उसी के कंसेप्ट से बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी form HCP lattice and those of element A occupy two-thirds of tetrahedral void. What is the formula of compound formed by the elements A and B? क्या बताए थे कि कभी भी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछे, कुछ समझ में आए चाहे नहीं, पहले तो इतना लिख के बैठ जाना है, कंट्रीब्यूशन बाई एटम ए, कंट्रीब्यूशन बाई एटम बी। चूंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट बोल रहा है उसलिए बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन बाई एटम ए, कंट्रीब्यूशन बाई एटम बी, पहले ये लिख देते हैं, ठीक। कंट्रीब्यूशन बाई एटम ए और कंट्रीब्यूशन बाई एटम बी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एससीपी लैटिस। बी कहाँ है? एससीपी लैटिस का। एससीपी का जेड क्या याद किए रहोगे? 6, तो ये रख दोगे 6, है ना। कैसे निकालते थे स्टार्टिंग में जो हम लोग कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वाला करते थे, तो 8 कॉर्नर्स पे रहता था 8 इंटू 1/8, तो है ना, एक बॉडी सेंटर पे रहता था 1 इंटू 1, इस तरह से करके निकालते थे। तो वो एक तरह से रैंक ऑफ क्रिस्टल ही तो था, उस तरह से जो निकालते थे। यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग बी जो है एससीपी लैटिस पे, तो एससीपी का तो जेड याद किए ही हुए हैं 6, तो वही रख दिए बी पे। एंड डोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2z, है ना। और एससीपी का जेड कितना? 6, तो 2 इंटू जेड मतलब 2 इंटू 6 कितना? 12, ये हो गया। इतना बात समझ लोगे तो क्वेश्चन का हो गया काम खत्म, है ना। बी कहाँ है? एससीपी लैटिस पे। एससीपी का जेड याद किए हुए हैं 6, तो रख दिए 6। और ए जो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2z, तो 2 इंटू जेड का वैल्यू 6 है, तो 2 इंटू 6 मतलब 12 रख दिए। अभी काटेंगे 3 से ही 4 हो जाएगा, 2 4 जार 8 हो गया। तो देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू ए हो गया 8, अब बी हो गया 6। इतना ही पे कोई कोई हर बारी में छोड़ देता है, ध्यान रखना। ये दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है ना, तो कॉमन ले लेना, अगर नहीं आ सकता तब फिर उतना ही पे छोड़ देते। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? A4B3। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखते हैं, ये ध्यान रखना है ना। ये आंसर बोलेंगे, ये नहीं कि वो 2 पीछे लिख देना, वो नहीं लिखना है, उसको ऐसे ही खत्म कर देना है ना। चलो, तो ये फाइनल आंसर हो गया। अगर यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता तो वही आंसर हो जाता, कॉमन आने वाला रहेगा तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट का बात हो गया। तो अरेंजमेंट को एकदम अच्छे से मंथन करोगे, बहुत इजीली कुछ ही देर में खूब अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में, मतलब जितना टाइम लिखने में लगेगा उससे बहुत कम टाइम में याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे बताए हैं उसी सीक्वेंस में करोगे, जिद पे नहीं हारोगे, एक एक का इंडिविजुअली याद नहीं करोगे। पहले 2 डायमेंशन में तो दूगो स्क्वायर और हेक्सागोनल, तो ये दोनों का 2 पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो दोनों का सोच लेंगे। ए इक्वल टू 2r, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट, स्क्वायर का 78.5% और हेक्सागोनल का 91%। ये 2D का हो गया। उसी तरह 3D का 4 गो, SC, FCC, BCC, HCP, ठीक। अब 4 पॉइंट है, तो रिलेशन बिटवीन एंड आर चारों का, रैंक ऑफ क्रिस्टल तो चारों का, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर इजीली खूब अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव आयोनिक कंपाउंड। कुछ रिप्रेजेंटेटिव आयोनिक कंपाउंड का, ऐसे आयोनिक कंपाउंड तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रिप्रेजेंट करता है ना, कुछ रिप्रेजेंटेटिव आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। वो कुछ में क्या है? तो 5 को है। कितना है? 5 है। और क्वेश्चन खूब पूछता है, खूब पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पे, ठीक है। तो पहले ना वो पांचों दिमाग में बैठाना कि क्या क्या चीज है। तो पहला NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। दूसरा CaF2 टाइप स्ट्रक्चर। तीसरा Na2O टाइप स्ट्रक्चर। चौथा CaCl टाइप स्ट्रक्चर। पांचवा ZnS टाइप स्ट्रक्चर। यही 5 गो है। अब उसका दूसरा नाम NaCl टाइप स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या होता है? रॉक साल्ट स्ट्रक्चर।
CaF2 टाइप स्ट्रक्चर का दूसरा नाम फ्लोराइट स्ट्रक्चर, Na2O टाइप स्ट्रक्चर का दूसरा नाम एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर, CaCl टाइप स्ट्रक्चर का दूसरा नाम कुछ नहीं, ZnS टाइप स्ट्रक्चर का दूसरा नाम जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर। ये दूसरा नाम हो गया सबका, सोच लिए। पहले तो ये पांचों की सम रिप्रेजेंटेटिव आयोनिक कंपाउंड सुनते ही दिल में ये पांचों दौड़ जाना चाहिए। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, CaF2 टाइप स्ट्रक्चर, Na2O टाइप स्ट्रक्चर, उसका CaCl टाइप स्ट्रक्चर, ZnS टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये पांचों चार गो का है ना दूसरा नाम, तो दूसरा नाम भी दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दूसरा नाम से यूज आ जाता है। जैसे NaCl का रॉक साल्ट, NaCl का रॉक साल्ट हो गया, CaF2 का फ्लोराइट, Na2O का एंटी फ्लोराइट, CaCl का दूसरा नाम कुछ नहीं, और ZnS का जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर। तो ये पहले नाम पांचों का फ्रेम कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात क्या करना है, नेक्स्ट बात ये कि NaCl में एक तो Na प्लस है और एक Cl माइनस है, ठीक है। तो जनरली मतलब ज्यादातर केस में जो एनायन होता है ना वो मेन लैटिस पे होता है, मतलब कॉर्नर्स पे या सेंटर पे कहीं पे रखा रहता है, और जो केटायन होता है ना वो वॉइड पे रहता है, मतलब जो खाली जगह रहता है ना वहां पे रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनायन साइज में बड़ा होता है और केटायन साइज में छोटा होता है। ये जितना भी बात बोले जनरली मतलब ज्यादातर केस में ऐसा होता है। कभी कभी एक्सेप्शनली ऐसा भी होता है कि एनायन जो बड़ा होता है वो वॉइड पे, और केटायन जो जनरली छोटा होता है वो कहाँ आ जाता है, लैटिस पे आ जाता है। रीजन क्या, कि उस केस में एनायन छोटा हो जाता है और केटायन बड़ा, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि एनायन बड़ा होता है और केटायन छोटा होता है, ठीक है। और जो बड़ा होता है वो लैटिस पे आता है और जो छोटा होता है वो वॉइड पे आता है। सिंपल कंसेप्ट यही है कि एनायन बड़ा होता है इसलिए लैटिस पे, और केटायन छोटा होता है इसलिए वॉइड पे, ठीक। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में जो Cl माइनस है ना, NaCl को तोड़ोगे तो Na प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस जो है ना FCC लैटिस पे रहेगा, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 6:6 रहेगा। मतलब Na प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 6, Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 6, लेकिन वो उतना पूछता नहीं, सीधे एक्सप्लेन करने बोलता है। तो तुम लिखोगे इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर Cl माइनस ऑक्युपाइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ऐसे है ना। पहले तुम जब याद करते समय ही नहीं करोगे इन NaCl टाइप नहीं, ऐसे ही सिंपली दिमाग में रखोगे। NaCl में Cl माइनस FCC लैटिस पे रहता है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 6:6 होता है, ठीक। और लिखते समय इसको कन्वर्ट कर दोगे, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आराम से तुम टिक कर दो, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा डिफाइन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर या डिफाइन NaCl टाइप स्ट्रक्चर, तब लिखोगे इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर Cl माइनस ऑक्युपाइड FCC लिखे हो ना तो उसका पूरा लिख दो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, कॉमा Na प्लस ऑक्युपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड Na एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज, कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा पूरा COORDI ऐसे करके कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज 6:6, ये डिफाइन हो गया। तो कभी भी डिफाइन वाला आएगा तो लैंग्वेज के फॉर्म दे देंगे, ठीक। और अगर सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ये कंसेप्ट जो तुम दिमाग में रखे रहोगे इससे बना दो। उसी तरह CaF2 टाइप स्ट्रक्चर का Ca2 प्लस, देखो बोले ना ज्यादातर केस में जो एनायन होता है ना वो लैटिस पे होता है और केटायन वॉइड पे होता है, लेकिन कुछ केस ऐसा भी होता है इसमें देखो केटायन लैटिस पे हो गया, एनायन वॉइड पे, सिंपली क्योंकि इसका साइज ज्यादा है इस कारण से, है ना। तो Ca2 प्लस FCC लैटिस पे, F माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना हो जाएगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर का 8:4। Na2O मतलब एंटी फ्लोराइड, तो जाहिर सी बात है इसमें O2 माइनस, जनरली ज्यादातर केस में एनायन वाला कहाँ होता है, लैटिस पे, तो O के ऊपर 2 माइनस FCC लैटिस, Na प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इसका उल्टा, क्योंकि फ्लोराइड है ही एंटी फ्लोराइड है। अच्छा ध्यान रखना फ्लोराइड ही रहेगा, फ्लोराइड मत कर लेना है, D मत कर लेना, T ही रहता है फ्लोराइड, और एंटी फ्लोराइड में क्या हो जाएगा 4:8 हो जाएगा, ठीक है।
इधर सी एस सी एल टाइप स्ट्रक्चर में सी एल माइनस सिंपल क्यूबिक लैटिस पे, सी एस प्लस क्यूबिकल वॉइड पे, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8:8। जेड एन एस टाइप स्ट्रक्चर में एस के ऊपर 2 माइनस एफ सी सी लैटिस, जेड एन टू प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ध्यान रखना मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पे ही ऑक्यूपाई करता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 4:4 होता है। तो यही पांचों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, पहले नाम, फिर जिसका दूसरा नाम है वो, और उसके बाद इस तरह से करके, जैसे NaCl टाइप स्ट्रक्चर में Cl माइनस FCC लैटिस, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 6:6। उसी तरह CaF2 टाइप स्ट्रक्चर में, CaF2 टाइप स्ट्रक्चर में Ca2 प्लस FCC लैटिस, F माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8:4। उसी तरह Na2O टाइप स्ट्रक्चर में O के ऊपर 2 माइनस FCC लैटिस, है ना, Na प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 4:8। तो इस तरह से पांचों का फ्रेम कर लेंगे, और उसके बाद अगर उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो जो तुम याद किए रहोगे उस पैटर्न पे बना दोगे, और सब्जेक्टिव में पूछता है तो फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बना दोगे। जैसे डिफाइन सी एस सी एल टाइप स्ट्रक्चर अगर पूछता है तो क्या लिखोगे, इन सी एस सी एल टाइप स्ट्रक्चर सी एल माइनस ऑक्यूपाई सिंपल क्यूबिक लैटिस, कॉमा सी एस प्लस ऑक्यूपाई क्यूबिकल वॉइड एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज 8:8, ऐसे करके बना दोगे। ठीक है, एक छोटा सा बात नोट में दिमाग में रखोगे, डायमंड और आइस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर तुमसे कोई बोले जेडएनएस का तुम कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 4:4 याद रखे रहोगे, तो डायमंड का अगर या आइस का कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो पूछे तो 4:4 बोल सकते हो, है ना। जो इसमें जो केटायन होगा उसका जो वॉइड पे जो ऑक्यूपाई होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पे। इस सब पे सीधे क्यूबिकल वॉइड मतलब पूरा पूरा 100%, इसमें हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है। ठीक है, तो ये पांचों रिप्रेजेंटेटिव आयोनिक कंपाउंड दिमाग में रख लेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब जब अरेंजमेंट करेंगे पार्टिकल्स का, हो सकता है कहीं पे कुछ खामी आ जाए, कहीं पे कुछ कमी आ जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। मतलब कोई पार्टिकल्स रख रहे हैं और कोई एटम मिसिंग हो जाए, कोई पॉइंट पर से कोई एटम मिसिंग हो जाए या फिर रिप्लेस हो जाए, मतलब लड्डू भर रहे हैं गलती से एक जगह रसगुल्ला भरा गया, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, या फिर रखना ही एक जगह भूल गए तो मिसिंग हो गया। तो इस तरह का अगर डिफेक्ट पॉइंट के अलोंग होता है, एक पॉइंट के अलोंग, तो उसी को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो यही डिफिनेशन लिखा हुआ है पॉइंट डिफेक्ट का, व्हेन सम एटम्स और आयंस आर मिसिंग और रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स और आयंस इन द क्रिस्टल, मतलब सॉलिड में, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का डिफिनेशन याद रखेंगे कि कोई एटम्स या आयंस अगर रिप्लेस कर दे कोई दूसरा एटम्स या आयंस को, या मिसिंग हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। ये क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब कोई आयंस भर रहे हैं क्रिस्टल में, आयंस भर रहे हैं और कहीं पे मिसिंग हो जाए, कोई एक केटायन और एक एनायन, या दो केटायन या दो एनायन, ध्यान रखना है इक्वल नंबर ऑफ केटायन या एनायन अगर मिसिंग होता है ना, तो तब जाके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो यही डिफिनेशन है, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। इसका एग्जांपल भी याद रखेंगे, NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ये सब क्या हो गया, शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया। तो जैसे आयंस भर रहे हैं, ठीक, और एक जगह से केटायन भूल गए, एक जगह से एनायन भूल गए, तो उस केस में कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयंस भर रहे हैं, ठीक, और आयंस भर रहे हैं और कोई लैटिस पॉइंट पे भूल के इंटरस्टिशियल साइट्स मतलब सेंटर पे चला गया, तो इस तरह का डिफेक्ट को फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। एक बार और, आयंस भर रहे हैं क्रिस्टल में, है ना, और लैटिस पॉइंट पे भूल के सेंटर पे चला गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे। तो यही बोले हुआ है, व्हेन सम आयंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स लिविंग लैटिस पॉइंट वैकेंट इन द क्रिस्टल, लिविंग लैटिस पॉइंट वैकेंट इन द क्रिस्टल, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। एग्जांपल हो गया जेडएनएस, AgCl, AgBr, AgF, ये सब क्या हो गया, फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया। एक एग्जाम्पल तुम ऐसा देख रहे होगे, AgBr, ये शॉर्टकी में भी है और फ्रेंकल में भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज शोन बाय शॉटकी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। चार वो ऑप्शन दिया रहेगा, क्या टिक कर दोगे, ए जी बी आर टिक कर दोगे। बाकी तो अगर विच ऑफ फॉलोइंग इज शॉर्ट की, तो चार को ऑप्शन दिया रहेगा तो ये सब याद रखोगे तो आराम से टिक कर दोगे। डिफाइन करने आएगा तो लैंग्वेज याद रखोगे तो आराम से लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि सॉलिड को तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे इस चैप्टर में। एक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स अमॉन्ग द पार्टिकल्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर सॉलिड का पांच टाइप, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेर्रोमैग्नेटिक, एंटी फेर्रोमैग्नेटिक, फेर्री मैग्नेटिक। थोड़ा दिमाग में करो, डाया, पैरा, फेर्रो, एंटी फेर्रो, फेर्री। फिर से एक बार, डाया, पैरा, फेर्रो, एंटी फेर्रो, फेर्री। डाया मतलब डाया मैग्नेटिक, पैरा मतलब पैरा मैग्नेटिक, फेर्रो मतलब फेर्रो मैग्नेटिक, एंटी फेर्रो मतलब एंटी फेर्रो मैग्नेटिक, फेर्री मतलब फेर्री मैग्नेटिक। तो डाया, पैरा, फेर्रो, एंटी फेर्रो, फेर्री, यही पांच तरह का सब्सटेंस है। हम यहाँ पे डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस लिखे हैं, बहुत बार क्वेश्चन में डाया मैग्नेटिज्म भी लिखा रहता है, तो एकदम सेम यही बात लिखोगे। चलो अब थोड़ा सबको पांचों को समझ लेते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो वैसा सब्सटेंस जो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। एक बार और, वैसा सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होगा तब मैग्नेट रखोगे ना तो रिपेल करेगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, दोज सब्सटेंस इन विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट और रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर से एक बार, वैसा सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करे, उसी को क्या बोलेंगे, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका लिखा हुआ है, दोज सब्सटेंस इन विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट और अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, खूब जल्दी से अट्रैक्ट कर ले, उसी को क्या बोलते हैं, फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दोज सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एग्जांपल याद रखोगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2, ज़्यादातर CrO2। अगर बोलेगा ना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, चार को ऑप्शन दिया हुआ है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में CrO2 रहता है, लेकिन ये सब भी दिमाग में रखोगे। जैसे लोहा है, मैग्नेट रखोगे तो उसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा ना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है ना, तो इसी सबको क्या बोलते हैं, फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये डोमेन स्ट्रक्चर है, मतलब अगर तुम ये सब सब्सटेंस में से कोई रखे हुए हो और मैग्नेट रखे हुए हो तो सब एक ही तरफ आएगा, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेट की तरफ आ जाएगा। तो इसीलिए डोमेन स्ट्रक्चर इस तरह का बनाए हुए हैं। अगर ऐसा बना रहे ना तो समझ आएंगे किसका डोमेन स्ट्रक्चर है, फेर्रो मैग्नेटिक सब्सटेंस का। नेक्स्ट है एंटी फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि अगर तुम मैग्नेट रखोगे ना तो एक कुछ को ऊपर अट्रैक्ट करेगा, कुछ को अपोजिट कर देगा, नहीं अट्रैक्ट करेगा, रिपेल कर देगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर रिपेल करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर रिपेल करेगा। तो इसका डोमेन स्ट्रक्चर क्या होता है, अपोजिटली ओरिएंटेड होता है। और जब अपोजिटली ओरिएंटेड होता है ना तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है। तो वैसा सब्सटेंस जिसका डोमेन स्ट्रक्चर अपोजिटली ओरिएंटेड हो, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाए, उसी को एंटी फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, those substance whose domain structure are oppositely oriented and cancel out each other magnetic moment is called antiferromagnetic substance। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, कैंसिल हो जाएगा ना पूरा तो जीरो हो जाएगा। एंटी फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल MnO होता है। इसका डोमेन स्ट्रक्चर देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह का। फेर्री मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेर्री मैग्नेटिक सब्सटेंस का इसका डोमेन स्ट्रक्चर पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन रहेगा। मतलब एक का अगर ऊपर तो दूसरा का भी ऊपर, तो ये पैरेलल हो गया, फिर नीचे तो दूसरा का भी नीचे, तो ये एंटी पैरेलल हो गया। तो इस तरह से अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेर्री मैग्नेटिक सब्सटेंस। दोज सब्सटेंस हुज डोमेन स्ट्रक्चर आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इज कॉल्ड फेर्री मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल Fe3O4। ये देख रहे हो, दो का ऊपर की तरफ जा रहा था, दो का नीचे की तरफ,
इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? फेर्री मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अच्छे से लिखना, याद करना, रिवीजन करना,